नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं बायोलॉजी की एक बेहतरीन क्लास में। गाइज, आप सभी को पता है हम ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हेडिंग लगा लीजिए ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, यानी कि जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बेटा, उन सभी के लिए उपयोगी है। कल मैंने आपको जो पढ़ाया है उसका मैं एक चार्ट की सहायता से आपको रिवीजन करवा देता हूं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और कल का रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद में बेटा हम आज की शुरुआत करेंगे। देखिए, ह्यूमन डिसीज यानी कि मानव रोग, मानव में होने वाले रोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में रोग होते क्या है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है, अन्यथा बेटा वो व्यक्ति रोगी कहलाएगा। कल हमने इस बात पर खूब लंबे समय तक डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में जो डिसीज है यानी कि जो रोग है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला कौन सा था? तो पहला था भैया जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक डिसीज यानी कि आनुवांशिक रोग, ये आनुवांशिक है, ठीक है, आनुवांशिक रोग। अब होते क्या है भैया ये आनुवांशिक रोग? तो आनुवांशिक रोग ऐसे रोग होते हैं बेटा जो हमें जन्म के साथ मिलते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली ये बीमारी है। जैसे कि आपके दादाजी में थी, दादाजी में से पापा में आई, पापा में से हम में आई, हमसे हमारे बच्चों में जाएगी। तो इसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो बीमारी होती है बेटा, उन्हें आनुवांशिक रोग कहते हैं, जेनेटिक डिसीज कहते हैं। मैं आपको बता दूं, इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता है, इन्हें सिर्फ मेडिसिन या फिर दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। और ये बीमारी आती कब है? जब आप माँ के पेट में रहते हो तो आपकी कोशिकाओं के क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र में या फिर जीन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब बेटा आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। इतनी बात क्लियर है? तो मैं लिख देता हूं कि ये बीमारी हमें जन्म के साथ मिलती है, जन्म के साथ मिलती है। इतनी बात क्लियर है? लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो भैया दूसरी तरफ है भैया एक्वायर्ड डिसीज, एक्वायर्ड डिसीज यानी कि अर्जित रोग। अब बात आती है कि ये एक्चुअली में अर्जित रोग है क्या? नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसे रोग बेटा जो हमें बाहरी वातावरण से प्राप्त हुए हो, बाहरी वातावरण से अर्जित हुए हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो अर्जित रोग है बेटा, ये हमें जन्म के साथ नहीं मिलते, ये हमें जन्म के साथ नहीं मिलते। क्रॉस का चिन्ह लगाया तो उसका मतलब है नहीं मिलते, राइट का चिन्ह लगाया हुआ है तो उसका मतलब यह है कि ये जन्म के साथ मिलते हैं। ये हमें बाहरी वातावरण से प्राप्त होते हैं, बाहरी वातावरण से प्राप्त होते हैं या बाहरी वातावरण से अर्जित होते हैं। कौन? एक्वायर्ड डिसीज। अब ये जो एक्वायर्ड डिसीज है बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक है भैया कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिसीज, और एक है भैया नॉन कम्युनिकेबल डिसीज।
हिंदी में कहा जाता है संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। अब ये संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग है क्या? मैंने आपको कल अच्छे से बताया था, संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो बेटा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं, यानी कि ये फैलने वाली बीमारी है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब क्या है? असंक्रामक रोग, यानी कि ये जो बीमारी है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है। ये जो बीमारी है बेटा ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है, ये बीमारी फैलने से नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है भैया कैंसर। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कैंसर, अगर आप कैंसर वाले रोगी के पास बैठोगे तो आपको कैंसर नहीं होगा। अगर आप उसका झूठा खाना खाओगे, झूठा पानी पियोगे तो बेटा आपको कैंसर नहीं होगा। अगर आप उसके कपड़े पहनोगे तो आपको कैंसर नहीं होगा। अगर आप उसकी स्किन के संपर्क में आओगे तो आपको कैंसर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, ये असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक दूसरे इंसान से नहीं फैलते हैं। लेकिन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में बात करूँ, संक्रामक रोगों के बारे में मैं बात करूँ तो बेटा ये ऐसे रोग होते हैं जो एक दूसरे इंसान से फैलते हैं। बेस्ट एग्जांपल कोरोना वायरस। कोविड-19 जो बीमारी है बेटा वो कोरोना वायरस से फैलती थी। अभी आपने कुछ समय पहले देखा था बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई थी इस बीमारी से, कोविड-19 से, जो कि कोरोना वायरस के कारण होती है। तो वो एक फैलने वाली बीमारी है, एक दूसरे के संपर्क में आने से वो बीमारी फैलती थी। जैसे कि टीबी। कभी आप हॉस्पिटल गए हो, हॉस्पिटल में देखा होगा आपने, जो टीबी का वार्ड होता है बेटा वो अलग होता है। वहां पर जो आदमी जाएगा वो पूरी हॉस्पिटल किट पहन के जाएगा, मास्क वास्क लगा के, ग्लव्स पहन के। ऐसा कहा जाता है कि टीबी के जहाँ मरीज, यानी कि टीबी के मरीज रहने वाले जगह पर वहाँ की जो हवा है, वहाँ की जो एयर है, उसमें टीबी का बैक्टीरिया रहता है जिससे टीबी होता है। और टीबी के बैक्टीरिया का नाम क्या है? एमटीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, जिसके कारण आपको टीबी हो सकती है। अगर कोई टीबी वाला मरीज आपके पास बैठा है तो उससे दूर रहे, आपको टीबी होने की संभावना है। क्योंकि जहां पर टीबी का मरीज बैठा हुआ है वहां के आसपास की जो वायु होती है उसमें ये एमटीबी पाया जाता है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया पाया जाता है। अगर आपके शरीर में आ गया तो आपको भी टीबी हो जाएगी इसी ही बैक्टीरिया के कारण। क्योंकि टीबी क्या है? क्योंकि ये एमटीबी क्या है? ये बेटा टीबी का रोगजनक है, टीबी का पैथोजन है, टीबी का बैक्टीरिया है। एमटीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है जिसके कारण टीबी होती है। अगर आप उसका झूठा पानी पीते हो, टीबी वाले रोगी का, अगर झूठा खाना खाते हो तो आपको टीबी हो सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक दूसरे इंसान से फैलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ऐसे रोग होते हैं जो बेटा एक दूसरे इंसान से नहीं फैलते हैं, जैसे कि कैंसर। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था कोविड-19 या फिर टीबी आप कह सकते हो। अगर मैं आपको जेनेटिक डिसीज यानी कि आनुवंशिक रोगों के एग्जाम्पल के बारे में बात करूं तो आपने सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सभी बेटा आनुवंशिक रोग है। जब हम जेनेटिक डिसीज यानी कि आनुवंशिक रोगों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। ओके, अब कम्युनिकेबल जो डिसीज है बेटा यानी कि संक्रामक रोग है, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? तो पहला है भैया बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज यानी कि जीवाणु जनित रोग। दूसरा कौन सा है? वायरस डिसीज यानी कि विषाणु जनित रोग, यानी कि ऐसी बीमारी जो वायरस के कारण होती है। तीसरा प्रोटोजोनल डिसीज, और नंबर 4 पर है भैया फंगल डिसीज। देखिए दोबारा समझाता हूं। मैंने कहा कि जो संक्रामक रोग है, कम्युनिकेबल डिसीज है बेटा, ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। बैक्टीरियल डिसीज, हिंदी में बोला जाता है जीवाणु जनित रोग, ऐसी बीमारी जो बेटा जीवाणु के कारण होती है, जो बैक्टीरिया के कारण होती है।
कौन कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होती है, हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आज हम बैक्टीरियल डिसीज स्टार्ट करेंगे, तो आपको बताएंगे कि भैया बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है। उसके बाद में फिर हम वायरस डिसीज यानी कि वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में प्रोटोजोनल डिसीज यानी कि प्रोटोजोआ जनित रोग यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट एंड फाइनल बेटा फंगल डिसीज यानी कि फंगस यानी कि कवक से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जेनेटिक डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अभी अभी मैंने आपको बताया है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल अनेमिया है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, इन सभी बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में बेटा नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज है यानी कि असंक्रामक रोग है उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं 100 में से 80% आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बेटा जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 4 प्रकार की बीमारियों में से आते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए वो है बेटा कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि संक्रामक रोग। आपकी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आते हैं बेटा वो कम्युनिकेबल डिसीज में से आते हैं यानी कि संक्रामक रोगों में से आते हैं, जिनमें से बैक्टीरियल डिसीज, वायरस डिसीज, प्रोटोजोनल डिसीज, फंगल डिसीज, यहीं से ही आपके एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल और वायरस डिसीज है, इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटोजोनल डिसीज के बारे में नहीं पढ़ना है, एक्चुअली में पढ़ना सबके बारे में है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो बीमारियां हैं उन सभी के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए यहाँ तक की कहानी जो कल मैंने आपको पढ़ाई है उसका रिवीजन करवा दिया है बहुत अच्छे से, और आप आशा करता हूँ इस क्लास से आप जुड़ भी पाए होंगे। अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे बेटा बैक्टीरियल डिसीज से, यानी कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिसीज में बैक्टीरियल डिसीज। तो इन सबको मिटा देता हूँ और आपको हेडिंग लगाना है बैक्टीरियल डिसीज। स्क्रीनशॉट नहीं ले आते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चार्ट बना लेना भैया, ये चार्ट से आप आसानी से इन चीज़ों को याद कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया मिटा दो। ओके स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बेटा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इतनी बात क्लियर है? बेटा मैं हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन करवाता हूं जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, या पहले पूछा गया हो या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। आशा करता हूं अगर वहां पर रोज आप कमेंट करते हो और उस क्वेश्चन का आंसर देते हो तो हो सकता है कभी कभी आप एक ही एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए और फंस जाए, तो अच्छी बात है। इसलिए हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बेटा उस क्वेश्चन का आंसर दिया करो। इतनी बात क्लियर? और मैं आपको बता दूं मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दिया करो यार, और आप खा से रहने वाले हो, खा से हमारी वीडियो देखते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दिया करो यार। और आप किस किस की तैयारी कर रहे हो, आपको कौन कौन सा चैप्टर पसंद आता है, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षा में, जो भी चीज़ें हैं आपको जो भी अच्छा लगता है कि भैया जिस चैप्टर की आपको डिमांड है कि हम दोबारा उसको पढ़ाएं, क्योंकि भैया हमारा पढ़ाना अभी नया नया शुरुआत हुआ है, तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है कि हाईली क्वालिफाइड टीचरों की तरह हम आपको समझा नहीं पाते हैं, लेकिन अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं कि आने वाले समय में हम आपको बहुत अच्छा बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। इसलिए जुड़े रहिए। हर रोज शाम 7 बजे हम आपको इस चैप्टर से संबंधित जो चैप्टर चल रहा है तो इस चैप्टर की वीडियो आ जाया करेगी रोज शाम 7 बजे। और भैया अगर आप चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए शुरुआत करते हैं बेटा आज की क्लास की। आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरियल डिसीज, हिंदी में बोला जाता है जीवाणु जनित रोग। देखो आज थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा है, इसलिए आवाज भी आपको लग रहा होगा कि थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन मैं आपको पूरा अपना 100% देने की कोशिश करूंगा और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। बैक्टीरियल डिसीज जीवाणु जनित रोग, यानी कि ऐसे
रोगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बेटा जो बैक्टीरिया से होते हैं, जो जीवाणु से होते हैं। लेकिन सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में तो समझे भाई, जीवाणु के बारे में तो समझ में आए कि एक्चुअली में ये बैक्टीरिया है क्या, तभी जाकर तो हम पढ़ने वाले हैं कि भैया इन बैक्टीरियाओं से भी बीमारी होती है। तो आइए सबसे पहले बेटा बैक्टीरिया के बारे में समझते हैं। एक एक पॉइंट भैया इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट करते हुए चलना, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बैक्टीरिया क्या है, यानी कि जीवाणु है क्या, बोलो क्या है बैक्टीरिया, क्या है जीवाणु। सबसे पहले आपको आंसर देना है कि भैया जो बैक्टीरिया होते हैं वो माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स का मतलब समझते हो, सूक्ष्म जीव, यानी कि ये ऐसे जीव होते हैं बेटा जिन्हें हम नग्न आंखों से यानी कि नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी कि नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए भैया सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जैसे कि टीबी का जो बैक्टीरिया है, क्या आप उसे नग्न आंखों से देख सकते हो? अगर नग्न आंखों से देख सकते तो आप टीबी वाले पेशेंट के पास जाते ही नहीं और आपको कभी टीबी होता ही नहीं। या फिर टीबी का जो बैक्टीरिया पाया गया है आप उसके पास जाते ही नहीं तो आपको टीबी होती ही नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपको बैक्टीरिया दिखाई देता तो क्या आप उसके पास जाते? नहीं जाते ना भैया। और आपको भैया बैक्टीरिया से संबंधित कोई बीमारी है वो होती ही नहीं। तो जो बैक्टीरिया है बेटा ये एक सूक्ष्म जीव है, यानी कि ये एक माइक्रोब्स है जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। तो मैं लिख देता हूं बेटा कि बैक्टीरिया क्या है, तो माइक्रोब्स है, यानी कि ये सूक्ष्म जीव है। इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए बेटा सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। अब ये सूक्ष्म जीव में कौन कौन आता है? ओके, तो हम बात कर रहे हैं तो भैया आपका जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है। इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसके अलावा जो वायरस है बेटा, ये वायरस भी सूक्ष्म जीव है। इस वायरस को भी हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अगर देख सकते तो हम इनके पास जाते क्या? जैसे कि आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले कोविड-19 हुआ था, तो कोरोना वायरस अगर हमें दिखाई देता तो क्या हम उसके पास जाते क्या? नहीं, दूर भाग लेते, में बीमारी होती ही नहीं, कोरोना से बहुत सारे लोग मरते ही नहीं। तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस यानी कि कवक, ये सभी बेटा माइक्रोब्स है, यानी कि ये सभी सूक्ष्म जीव है। इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। यहां तक किसी को कोई परेशानी? इन्हें देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की। अब मैं आपको बता दूं बेटा, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके बारे में हम विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हैं या जिस शाखा में इनका हम अध्ययन करते हैं सूक्ष्म जीवों का या माइक्रोब्स का, उस शाखा को कहा जाता है भैया माइक्रोबायोलॉजी। उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो उस शाखा को कहा जाता है भैया माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। उस शाखा को क्या कहा जाता है भैया? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? मैंने कहा कि बैक्टीरिया एक माइक्रोब्स है, यानी कि सूक्ष्म जीव है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस, ये सभी सूक्ष्म जीव है। इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और माइक्रोब्स यानी कि इन सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। इतनी बात क्लियर? किसी को कोई परेशानी? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो माइक्रोब्स कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बैक्टीरिया के बारे में, पर्सनल बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं तो उस शाखा को क्या कहते हैं? तो
बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जैसे वायरस के बारे में करते हैं तो वायरोलॉजी कहते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल सभी सूक्ष्म जीवों के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि माइक्रोब्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि भैया जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? बताइए भैया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, बताओ इसकी खोज किसने की थी भैया? तो मैं आपको बता दूं बेटा, इस बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने बेटा इस बैक्टीरिया की खोज की थी। और ये क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की। इसी कारण बेटा, इसी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को ये जो माइक्रोबायोलॉजी है यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान है, इस सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को? इसी सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी आज तक? तो लिख लीजिए भैया कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि जो माइक्रो बायोलॉजी है उसका जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। दिख तो रहा है ना आपको भैया? दिख रहा है ना? हाँ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, आ जाएगा समझ में। ऊपर कुछ और चीज लिख देंगे। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को क्या कहा जाता है बेटा? सूक्ष्म जीव विज्ञान का यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। क्योंकि भैया सबसे पहले जीवाणु के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। और जीवाणु क्या है? एक प्रकार का बेटा माइक्रोब्स है यानी कि सूक्ष्म जीव है। इतनी ओवरऑल बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भैया जो बैक्टीरिया है वो क्या है? तो मैं आपको बता दूं, आपका जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर है यानी कि यह एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है यानी कि ये ऐसा जीव है बेटा जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। मैंने कहा कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है यानी कि एक कोशिकीय जीव है, यानी कि जो बैक्टीरिया है बेटा उसका जो शरीर है वो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। अब बेटा अगर ये एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है तो इसका जो आकार है, इसका जो शेप है बेटा वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कोई कि भैया बैक्टीरिया का आकार या बैक्टीरिया की शेप कैसी होती है, तो भैया इर्रेगुलर होता है यानी कि अनिश्चित इसकी शेप होती है। ये कोई फिक्स आकार का नहीं होता है, ये अनिश्चित आकार का होता है। यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। और सुनिए बेटा, क्या मैं आपसे पूछता हूं कि भैया क्या बैक्टीरिया सजीव है? क्या बैक्टीरिया सजीव है क्या भैया? बताओ, बैक्टीरिया सजीव है या फिर निर्जीव है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, आपका जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया सजीव है। जो बैक्टीरिया है भैया वो सजीव है। अब सजीव क्यों है, रीजन क्या है? तो बेटा साइटोलॉजी वाला आपने चैप्टर पढ़ा है, कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर, उसमें मैंने आपको सेल थ्योरी पढ़ाई थी, कोशिका सिद्धांत पढ़ाया था। कोशिका सिद्धांत कहता है कि सजीव वह है जिसमें कोशिका पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं बेटा, जो बैक्टीरिया होता है इस बैक्टीरिया में सेल भी पाई जाती है, यानी कि कोशिका भी पाई जाती है, यानी कि इसमें कोशिका भी पाई जाती है। और भैया जेनेटिक मटेरियल यानी कि अनुवांशिक पदार्थ भी पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ भी पाया जाता है। तो भैया बैक्टीरिया क्या है?
बैक्टीरिया सजीव है, क्योंकि सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत कहता है कि सजीव वही है जिसमें कोशिका पाई जाती है। तो बैक्टीरिया तो भैया, बैक्टीरिया तो स्वयं एक शरीर है। बैक्टीरिया का पूरा शरीर किससे मिलकर के बना हुआ है? कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। बैक्टीरिया का शरीर एक्चुअली में कोशिका है। तो सेल थ्योरी कहती है कि सजीव वह है जिसमें कोशिका पाई जाती है। तो भैया उसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया क्या हो गया? सजीव हो गया। इसमें जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ भी पाया जाता है। और बेटा मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर होता है। सर्कुलर का मतलब होता है वर्ताकार। और बेटा ये सिंगल हेलिक्स होता है। सिंगल हेलिक्स। सिंगल हेलिक्स का मतलब होता है बेटा एकल कुंडलित। एकल कुंडलित। कुल मिलाकर बात यह है बेटा कि जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो सर्कुलर होता है यानी कि वर्ताकार होता है, और सिंगल हेलिक्स होता है यानी कि एकल कुंडलित होता है। अगर मैं आपसे कहूं तो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें एकल कुंडलित पाई जाती है। ये सर्कुलर भी है और सिंगल हेलिक्स भी है। आप देख सकते हो सिर्फ सिंगल हेलिक्स है यानी कि एकल कुंडली है। इसमें डीएनए डबल हेलिक्स का होता है तो उसमें द्विकुंडली पाई जाती है। लेकिन आरएनए की आपने संरचना देखी होगी, आरएनए की संरचना भी सिंगल हेलिक्स ही होती है। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है बेटा ये सर्कुलर है और ये सिंगल हेलिक्स है। कुछ इस तरीके का होता है। क्या यहाँ तक कहानी आपको समझ में आई? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। एक एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। क्या एक बार और रिवीजन करवाया जाए आपका? देखिए, मैंने कहा कि बैक्टीरिया माइक्रोब्स होते हैं यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि माइक्रोब सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, ये सभी सूक्ष्म जीव है, ये सभी माइक्रोब्स है। और माइक्रोब्स के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। बेटा इस बैक्टीरिया की खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, इसलिए इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान का यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर है यानी कि एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है कि सिर्फ इसका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। जैसे इसके आकार के बारे में बात करें तो इसका आकार अनिश्चित होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। फिर मैंने कहा कि बैक्टीरिया सजीव है, लिविंग्स है, क्योंकि सेल थ्योरी कहती है कि सजीव वही है जिसमें कोशिका पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है? तो भैया ये सजीव है, इसमें कोशिका भी पाई जाती है। स्वयं मैंने कहा कि एक कोशिकीय जीव होते हैं, इसका पूरा शरीर ही कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। कोशिका के साथ साथ में इसमें जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ भी होता है। और इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है वो सर्कुलर यानी कि वर्ताकार और सिंगल हेलिक्स यानी कि एकल कुंडलित होता है। इतनी बात क्लियर है? याद रखना बेटा, जो बैक्टीरिया होते हैं वो निम्न स्तर के जीव है। वो भैया निम्न स्तर के जीव होते हैं। निम्न स्तर के जीव होते हैं। जैसे कि हम हमारी बात करें तो हम उच्च स्तर के जीव है। हम ले लीजिए गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, ये सभी बेटा उच्च स्तर के जीव होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया, ये वायरस, ये जितने भी माइक्रोब्स होते हैं बेटा ये सभी ही निम्न स्तर के जीव होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या बेटा सभी बैक्टीरिया खराब होते हैं क्या? क्या सभी बैक्टीरिया खराब होते हैं क्या? मैं इनको मिटा देता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स बना लेना भैया, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया। अब मुझे बताओ, क्या सभी बैक्टीरिया खराब होते हैं? अरे भैया कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो खराब नहीं होते, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या भैया बैक्टीरिया भी सही होते हैं क्या? तो मैं कहता हूं बिल्कुल हाँ। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बेटा जो बहुत सही होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। कैसे? हमें तो ऐसे समझ में नहीं आता, हम तो एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आपको एग्जाम्पल से समझाया जाएगा। दही खाया है आपने? बोलो, खाया होगा सभी ने। अरे खाया नहीं होगा तो देखा तो होगा। देखा है?
तो मैं आपसे पूछता हूं कि दही में भी एक बैक्टीरिया पाया जाता है, पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, नाम बताओ। तो शायद जैसे मैं याद कर पा रहा हूं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, पाया जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है? तो आप कहोगे भैया कि नहीं, क्योंकि दही तो हम खाते हैं, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है, वो अच्छा होता है, हमारे शरीर में जाकर कोई बीमारी नहीं करता है। कौन? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि दही में पाया जाता है। चलो, ये तो अपवाद भी हो सकता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, है कि नहीं है भाई? अपवाद भी तो हो सकता है, एक हो सकते हैं। नहीं भैया, एक नहीं है, बहुत सारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे होते हैं। एक एग्जांपल और देता हूँ। पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा है आपने? पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा है आपने? जरूर पढ़ा होगा सभी ने। नहीं पढ़ा है तो भैया मैंने पढ़ा रखा है, जाकर पढ़ लेना। उसमें बड़े आंत का सीकम और कोलन वाला भाग है, उसे बैक्टीरियाओं का घर कहा जाता है, जीवाणुओं का घर कहा जाता है, हाउस ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें बेटा ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा? ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया बेटा हमारे शरीर के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन यानी कि सहजीवन संबंध बनाते हैं। ये सहजीवन संबंध ऐसा संबंध होता है बेटा जिसमें दो जीव एक साथ अपना जीवन यापन करते हैं, जिससे एक दूसरे से फायदा हो। हमारे शरीर में जो अपचित भोजन होता है, उस अपचित भोजन को ई कोलाई बैक्टीरिया सड़ा देते हैं, गला देते हैं, मल के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। जबकि जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, इसके शरीर में विटामिन के और बेटा विटामिन B12, ये दो विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। तो ये भी तो एक बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में रहता है। तो ये हमारे शरीर में तो कोई बीमारी नहीं करता भैया, ये हमारे शरीर के लिए तो अच्छा है। तो याद रखना बेटा, सभी बैक्टीरिया जो होते हैं वो सभी बैक्टीरिया खराब नहीं होते हैं। कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि सभी बैक्टीरिया अच्छे होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया बुरे होते हैं। बुरे वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर कर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए, हमारे शरीर को बीमार करे, हमारे शरीर में रोग फैलाए। लेकिन आपको यह भी याद रखना है बेटा कि सभी बैक्टीरिया बुरे नहीं होते, या तो कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि बैक्टीरिया में कोशिका पाई जाती है। बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है? बैक्टीरिया में यह है भैया आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। आगे समझिए। अब बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है बेटा? तो बैक्टीरिया में भैया कोशिका पाई जाती है। अब अगर आपने साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो बैक्टीरिया है बेटा, इस बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रो का मतलब होता है प्राचीन, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्र, और सेल का मतलब होता है कोशिका। यानी कि यह एक ऐसी कोशिका है जिसका जो केंद्रक है वो प्राचीन है, पुराना है। आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ज़्यादा आपको झंझट में नहीं डालना चाहता। सिर्फ आपको याद रखना है, जब जब भी प्रोकैरियोटिक कोशिका से आपका सामना हो तो आपको याद रखना है कि ये ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस और केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इन दोनों का अभाव रहता है। ये ऐसी कोशिका है जिसमें भैया केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। या फिर आप कह सकते हो कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो अपरिपक्व कोशिका है, अपरिपक्व कोशिका है, आप ये भी कह सकते हो।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि इनमें से बैक्टीरिया में यानी कि जीवाणु में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। तो आपको आंसर देना है भैया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक में केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, या फिर केंद्रक में केंद्रक झिल्ली होती ही नहीं है, और होती है तो भैया टूटी फूटी सी होती है। ठीक है, किसी को कोई परेशानी आज तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ही आपको याद रखना है। अब भैया बैक्टीरिया एक कोशिका है, तो आपसे यह भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेज होते हैं, कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो याद रखना बेटा, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है, आपने पढ़ा होगा 17S और 80S। तो भैया 17S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है किसमें, बैक्टीरिया में। इतनी बात क्लियर। और बाकी के जैसे कि न्यूक्लियस है ये नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ये नहीं पाई जाती। और बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये नहीं पाई जाती। लाइसोसोम ये नहीं पाया जाता। गोल्गी बॉडी ये नहीं पाया जाता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ये भी नहीं पाई जाती। अंतःपर्दविजालिका। तो ये कुछ कोशिकांग हैं जो नहीं पाए जाते, ये कुछ ऐसे हैं जो पाए जाते हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी भैया यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है क्या? सबसे पहले मुझे ये बताओ भैया, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ओके, और बात करते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है? तो सबसे छोटा जीवाणु है भैया माइकोप्लाज्मा, जो संसार की सबसे छोटी कोशिका भी है। इसे कहा जाता है PPLO यानी कि पॉली प्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। पॉलीप्लूरो लाइक न्यूमोनी ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म सही है ना, सही लिखा है ना, आप देख लेना एक बार। लेकिन इसकी फुल फॉर्म होती है भैया पॉलीप्लूरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा को PPLO भी कहा जाता है और भैया MLO भी कहा जाता है, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। इतनी बात क्लियर है। इसी माइकोप्लाज्मा को पादप व जंतु जगत का जोखर भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे की लंबी कहानी है, तो वो फिलहाल अभी आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। जब समय आएगा तो आपको जरूर समझाया जाएगा। वैसे मैं साइटोलॉजी यानी कि कोशिका विज्ञान वाले चैप्टर में जरूर समझाता हूँ इस चीज को, मैंने समझा रखा भी होगा। तो बैक्टीरिया से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बताए हैं आज, ये जरूर आपको याद रखने हैं बेटा, क्योंकि यहाँ से हर सिंगल लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात को ध्यान रखना, ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन ये जो माइकोप्लाज्मा है जो सबसे छोटा जीवाणु है, इसमें भैया सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए भैया बैक्टीरिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो भैया, यहाँ तक कोई परेशानी?
क्या बैक्टीरिया से संबंधित तथ्य आपको समझ में आए या नहीं आए? आशा करता हूँ बेटा बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अब मैं इन्हें मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि भैया हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमन डिसीज, यानी कि मानव में होने वाली बीमारियाँ। उसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं? बैक्टीरियल डिसीज, यानी कि जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु के बारे में हमने समझ लिया है बहुत अच्छे से। अब हम ये समझते हैं कि भैया कौन कौन सी बीमारी है जो भैया बैक्टीरिया के कारण होती है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के नाम अब हमें याद करने हैं। क्योंकि और भैया नाम याद करने से काम नहीं चलेगा, फिर उन बीमारियों के बारे में आपको डिटेल में भी पढ़ना है। तो आज 40 मिनट की क्लास तो लगभग हो चुकी है, तो फिर ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी हमें आज, क्योंकि लगभग हमारा टाइम हो चुका है और हमारी क्लास का जो समय रहता है वो यही रहता है, क्योंकि फिर मुझे मेरी तरफ भी देखना होता है। फ़ोन में इतना स्पेस नहीं रहता है कि मैं वीडियो एडिटिंग कर सकूं, फिर इस वजह से आपकी ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हो पाती है। लगभग ये 40-50 मिनट की ही क्लास हो पाती है। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? बैक्टीरियल डिसीज, यानी कि जीवाणु जनित रोग, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं बेटा जो बैक्टीरिया से होती है, जो जीवाणु से होती है? तो नाम लिख लीजिए। नंबर 1 पर आती है भैया टीबी, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। इसे आप तपेदिक या फिर इसी बीमारी को आप क्षय रोग भी कहते हो। दूसरी कौन सी है? दूसरी है भैया न्यूमोनिया। दूसरी कौन सी है? न्यूमोनिया। तीसरी कौन सी है? तीसरी है भैया सिफिलिस डिसीज। ये सब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के नाम है। चौथी कौन सी है भैया? तो डिप्थीरिया। पांचवी कौन सी है भैया? टीटेनस। छठी कौन सी है भैया? प्लेग। सातवीं कौन सी है भैया? कोलेरा, जिसे आप हैजा भी कहते हो। आठवीं कौन सी है भैया? लेप्रोसी। और 9वीं कौन सी है भैया? टाइफाइड। हमारी जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये बैक्टीरिया से होने वाली इन्हीं 9 बीमारियों से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले हम इन 9 बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ तक मैंने बेटा आपके क्वेश्चन संभाले हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर पटवार, पुलिस, कोई सी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी में अधिकांश जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से जो क्वेश्चन आए हैं वो इन्हीं 9 बीमारियों से आए हैं। और अगर आप ये 9 की 9 बीमारियां अच्छे से पढ़ लेते हो बेटा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है कि बैक्टीरिया एक्चुअली में है क्या, उससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। और अब मैंने बेटा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के नाम मैंने आपको लिखवा दिए हैं। पहली है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे आप टीबी कहते हो, तपेदिक क्षय रोग भी कहते हो, न्यूमोनिया, सिफिलिस, डिप्थीरिया, टिटेनस, प्लेग, कोलेरा, हैजा कहते हो, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग और टाइफाइड। ये कुछ ऐसी बीमारी है बेटा जो बैक्टीरिया से होती है। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि लंबी हो चुकी है, 40-45 मिनट की क्लास हो चुकी है। कल हम बेटा शुरुआत करेंगे टीबी से, यानी कि कल हम भैया टीबी के बारे में पढ़ेंगे। हर रोज संभावना यह रहेगी कि एक दिन में मैं 2 करवा दूं, लेकिन हर रोज शाम 7 बजे तो ये क्लास आएगी। अगर मुझे समय मिल जाता है तो हो सकता है मैं कि एक दिन में 2 क्लास डाल दूं, क्योंकि एक ही क्लास में मैं आपको एक ही बीमारी के बारे में पढ़ाना चाहता हूं, ताकि आप अच्छे से उस बीमारी के बारे में समझ सके। अब जैसे मैं एक दिन में ही अगर मैं आपको 5 बीमारियां करवाऊंगा, तो भैया आपके दिमाग में चीजें सेट नहीं होगी, आपको समझ में बहुत कम आएगा। और हमें बेटा समझना है, हमें हमारी एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। छोटी से छोटी चीज पढ़नी है, बड़ी से बड़ी चीज पढ़नी है।
और बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल घर की तरह। मैं हूं तो आपका छोटा भाई हूं यार, कोई और अलग थोड़ी ना हूं। इसलिए प्यार से पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है। और भैया अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो। और यार आप कमेंट नहीं करते यार, कमेंट जरूर किया करो बेटा, चाहे कोई सा भी कमेंट कर दो लेकिन कमेंट जरूर करना है। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो, ताकि भैया जब भी मैं वीडियो डालूं तो तुरंत आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। इतनी बात क्लियर। तो आज यहीं तक रखते हैं। फिर कहता हूं कि अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।